नमस्ते दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की कहानी आप तक लेने जा रहे हैं वो 2026 की सबसे धमाकेदार और हंसा हंसाकर लोटपोट कर देने वाली कॉमेडी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेलकम बैक टू जंगल के बारे में। अगर आपने इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्में देखी हैं, तो आपको पता ही होगा कि ये सीरीज कितनी शानदार कॉमेडी के लिए जानी जाती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस शानदार कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का आगाज होता है एक बेहद बड़े और रसूखदार बिजनेसमैन से, जिसके माथे पर इस वक्त बल पड़े हुए हैं। उसे एक बेहद परेशान करने वाली खबर मिलती है कि देश में सरकार बदलने वाली है। उसकी समझ में आ जाता है कि नई सरकार आते ही उसके सालों पुराने टैक्स चोरी के घपले बेनकाब हो जाएंगे। बचने का एक ही रास्ता बचता है कि वो अपनी कंपनी को भारी घाटे में दिखा दे। इसी सिलसिले में वो अपनी बेटी जेनी और अपनी पूरी टीम की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में वो सबको एक टास्क देता है कि कोई ऐसा जुगाड़ निकालो जिससे कंपनी का भारी नुकसान साबित हो जाए। टीम के लोग एक से बढ़कर एक बेतुके सुझाव देने लगते हैं। जेनी तो हद ही कर देती है और सलाह देती है कि वे पेट्रोल पंप को किसी बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर ले जाकर खोल दें, ताकि वहां कोई ग्राहक पहुंच ही न सके और घाटा दिखाना आसान हो जाए। पिता इस मूर्खतापूर्ण आइडिया को तुरंत खारिज कर देते हैं। तभी उनका सेक्रेटरी दुबे एक बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक चलता है। उसका कहना है कि वे जानबूझकर एक बेहद फ्लॉप फिल्म बना डालें। जब फिल्म बुरी तरह डूब जाएगी तो लोगों को लगेगा कि कंपनी का सारा पैसा उसी में निवेश होकर बर्बाद हो गया है। ये आइडिया बिजनेसमैन को बेहद पसंद आता है और वो दुबे को तुरंत कोई डायरेक्टर ढूंढने का आदेश देता है। दुबे की तलाश खत्म होती है दो ऐसे डायरेक्टरों पर जिनका करियर अब पूरी तरह पटरी से उतर चुका था और वे जिंदगी से हार मान चुके थे। इनमें से एक का नाम देव था और दूसरे का दास। दुबे उन्हें सीधा अपने बॉस के पास ले जाता है। वहां जेनी जब फिल्म का बजट बताती है तो दोनों डायरेक्टरों के होश उड़ जाते हैं। जेनी बताती है कि इस फिल्म पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इतनी विशाल रकम का नाम सुनकर देव और दास तुरंत फिल्म बनाने के लिए हामी भर देते हैं। अब सामने सबसे बड़ी चुनौती थी हीरो की। दास एक ऐसे अभिनेता का नाम सुझाता है जो कभी सुपरस्टार हुआ करता था, लेकिन आज उसका करियर पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसका नाम था राजीव। जब जेनी और उसकी टीम राजीव से उसकी फीस पूछती है तो वो झिझकते हुए सिर्फ 50 बोलता है। दरअसल उसका इशारा 50 लाख रुपए की तरफ था, लेकिन जेनी इसे 50 करोड़ समझ लेती है और बिना एक सवाल किए रकम देने का वादा कर देती है। ये सुनकर राजीव और उसका मैनेजर दोनों हैरान रह जाते हैं। राजीव एक शर्त भी रखता है कि उसे इस रकम में से कुछ हिस्सा एडवांस चाहिए। शूटिंग शुरू होने से पहले ही जेनी उसे कई करोड़ रुपए का एडवांस दे देती है। इसके बाद राजीव का मैनेजर डायरेक्टरों को एक राज बताता है। वो कहता है कि राजीव अब रोमांटिक फिल्मों से दूर भागता है। 5 साल पहले उसके जीवन में एक बड़ा हादसा हुआ था। उस वक्त राजीव और मशहूर अभिनेत्री नादिया एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन एक दूसरी हीरोइन ने राजीव को पाने के लिए दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा कर दी, जिसके कारण उनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। उधर देव और दास की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। उन्हें लगातार रोमियो नाम के एक शख्स के फोन आ रहे थे, जिसे वे हर बार काट देते थे। आखिरकार रोमियो अपने साथी अन्ना के साथ खुद उनके पास आ धमकता है। तब पता चलता है कि ये दोनों शहर के बेहद खूंखार डॉन हैं और देवदास ने इनसे 5 लाख रुपए का कर्ज ले रखा है। डायरेक्टर वादा करते हैं कि फिल्म पूरी होते ही उनका पैसा चुका दिया जाएगा, लेकिन डॉन पैसे लेने से मना कर देते हैं। उनका कहना है कि उन्हें इस फिल्म में हीरो का रोल चाहिए। मजबूरन देव और दास को उनकी ये शर्त माननी पड़ती है। दूसरी तरफ राजीव अपने पिता को याद करके बेहद भावुक हो जाता है। उसके पिता भारतीय सेना के बहादुर अधिकारी थे जो 15 साल पहले एक खतरनाक मिशन पर गए थे और आज तक उनका कोई पता नहीं चला। राजीव को आज भी उम्मीद थी कि एक दिन उसके पिता जरूर लौटेंगे। कुछ दिन बाद फिल्म की पूरी कास्ट एक जगह इकट्ठा होती है। वहां राजीव पहले से ही मीडिया को बुला लेता है और उनके सामने बड़ा स्टार बनने का नाटक करता है। वो शिकायत करता है कि मीडिया हमेशा उसका पीछा क्यों करता है। ठीक उसी वहां अन्ना और रोमियो भी पहुंच जाते हैं। दोनों खुद को फिल्म का असली हीरो समझ रहे होते हैं, जबकि राजीव खुद को सबसे बड़ा सुपरस्टार मान रहा होता है। इसी बात को लेकर तीनों के बीच जमकर बहस हो जाती है। हालात को बिगड़ता देख देव और दास बीच बचाव करते हैं और सबको शांत कराते हैं। वे बताते हैं कि चूंकि ये फिल्म सेना पर आधारित है, इसलिए शूटिंग से पहले सभी को आर्मी की सख्त ट्रेनिंग लेनी होगी। इस ट्रेनिंग की कमान एक बेहद सख्त महिला इंस्ट्रक्टर को सौंपी जाती है। वो सिर्फ एक्टर्स को ही नहीं बल्कि डायरेक्टर, कैमरामैन और पूरी टीम को जंगल में ट्रेनिंग करवाती है। हर दिन उन्हें बंदूक चलाना, बम बनाना और युद्ध के दौरान खुद को बचाना सिखाया जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। बिजनेसमैन का मकसद ही ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना था, इसलिए फिल्म के लिए एक बेहद विशाल और महंगा सेट तैयार किया जाता है। इसी दौरान पता चलता है कि फिल्म की हीरोइन जेनी और नादिया हैं। जेनी के पिता का मानना था कि अगर उनकी बेटी फिल्म में काम करेगी तो फिल्म पक्का फ्लॉप होगी। वहीं नादिया ने एक शर्त पर फिल्म साइन की थी कि वो राजीव के साथ नहीं बल्कि रोमियो और अन्ना के साथ रोमांस करेगी। शूटिंग शुरू होते ही सेट पर रोज नया ड्रामा शुरू हो जाता है। राजीव, रोमियो और अन्ना हर वक्त इस बात पर लड़ते हैं कि स्क्रीन टाइम किसे ज्यादा मिलेगा और असली हीरो कौन है। एक दिन स्क्रिप्ट में राजीव के किरदार की मौत का सीन होता है। देव और दास नादिया को समझाते हैं कि राजीव के मरते ही उसे अन्ना को गले लगा लेना है, लेकिन जब राजीव को पता चलता है कि क्लाइमैक्स में उसका किरदार मर जाएगा
तो वो साफ मना कर देता है। उसका कहना है कि वो किसी भी हालत में स्क्रीन पर नहीं मरेगा। शूटिंग शुरू होती है और स्क्रिप्ट के मुताबिक उस पर गोलियां चलती हैं, लेकिन राजीव मरने के बजाय हर बार उठ खड़ा होता है और वापस फायरिंग करने लगता है। ये देखकर अन्ना का पारा चढ़ जाता है और वो भी गुस्से में फायरिंग करने लगता है, लेकिन राजीव मरने का नाम ही नहीं लेता। देखते ही देखते सेट पर हाहाकार मच जाता है और सब एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। दरअसल ये क्लाइमैक्स का आखिरी सीन था, इसलिए शूट खत्म होते ही सेट को उड़ाने का प्लान था। दास घबराकर दुबे से कहता है कि वो टेक्नीशियन को बम फोड़ने से रोकें, क्योंकि सीन अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन दुबे का इशारा टेक्नीशियन गलत समझ लेता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और करोड़ों रुपए का बनाया गया सेट पल भर में मलबे में तब्दील हो जाता है। इसी खलबली के बीच दुबे के फोन पर बिजनेसमैन की कॉल आती है। वो घबराई हुई आवाज में बताता है कि उसके घर और ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड पड़ चुकी है और सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है। अब उसकी इकलौती उम्मीद इसी फिल्म से जुड़ी है। अगर ये फिल्म हिट नहीं हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर दुबे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ फिल्म अधूरी थी और दूसरी तरफ क्लाइमैक्स का सेट उड़ चुका था। अब आखिरी सीन कैसे शूट होगा, ये सबसे बड़ी सिरदर्द बन गया था। तभी टीम का एक टेक्नीशियन एक रास्ता सुझाता है। वो बताता है कि आजादगंज नाम के एक गांव में बिल्कुल वैसा ही सेट बना हुआ है। अगर वे वहां जाकर शूटिंग करें तो क्लाइमैक्स आसानी से पूरा हो जाएगा और सबसे अच्छी बात यह है कि वहां का कोई किराया या खर्चा नहीं लगेगा। ये सुनकर दुबे के चेहरे पर उम्मीद की किरण लौट आती है। वो तुरंत फैसला करता है कि टीम अगले दिन आजादगंज रवाना होगी। देव और दास दुबे को एक जरूरी सलाह देते हैं। उनका कहना है कि कलाकारों को ये बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि वे असली गांव में जा रहे हैं। अगर उन्हें सच पता चला तो वे सवाल जवाब करने लगेंगे और काम बिगड़ जाएगा। इसलिए सबको ये बताया जाएगा कि जिस गांव में वे जा रहे हैं वहां के सभी लोग एक्टर हैं और पूरा गांव शूटिंग के लिए तैयार है। अगले दिन टीम को बताया जाता है कि क्लाइमैक्स की शूटिंग रियल लोकेशन पर होगी और पूरी फिल्म सिर्फ एक दिन में खत्म करनी है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं कि इतना बड़ा सीन एक दिन में कैसे होगा। डायरेक्टर समझाते हैं कि पूरे गांव में अलग अलग जगह कैमरे लगाए जाएंगे ताकि हर एंगल से शूटिंग जल्दी पूरी हो सके। सब इस प्लान के लिए तैयार हो जाते हैं। जब दुबे, देव और दास हेलीकॉप्टर से निकलने लगते हैं तो उनका एक आदमी उन्हें चेतावनी देता है कि आजादगंज के आसपास आतंकवादियों का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन तीनों इस बात को हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं कि आतंकी रोज वहां नहीं आते। इसी बेफिक्री के साथ पूरी टीम हेलीकॉप्टर में बैठकर गांव के लिए रवाना हो जाती है। अब कहानी का मोड़ आजादगंज गांव पर आता है। ये गांव पिछले 20 साल से सत्तार नाम के एक बेहद खूंखार आतंकवादी के कब्जे में था। उसने पूरे गांव को बंधक बना रखा था और सरकार को धमकी दी हुई थी कि अगर शाम 5:30 तक उसके साथियों को रिहा नहीं किया गया तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। गांव में जोया नाम की एक बेहद बहादुर महिला रहती थी। सत्तार पहले ही उसके पति को मार चुका था और अब वो जोया को अपने साथ चलने के लिए मजबूर करना चाहता था, लेकिन जोया हर हाल में उसका विरोध करती थी। जोया की एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम उर्फी था। पूरे गांव की बस एक ही दुआ थी कि कभी भारतीय सेना आएगी और उन्हें इस नर्क से आजाद कराएगी। कुछ देर बाद फिल्म की टीम वहां पहुंच जाती है। चूंकि फिल्म आर्मी पर थी इसलिए सबने आर्मी की वर्दी पहन रखी थी। गाँव वाले जब उन्हें वर्दी में देखते हैं तो उनकी आंखों में उम्मीद की चमक दौड़ जाती है। उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि आखिरकार भारतीय सेना उन्हें बचाने आ गई है। उधर जब सत्तार को खबर मिलती है कि गांव में आर्मी ऑफिसर आ गए हैं तो वो अपने आदमियों को उन्हें मारने का आदेश देता है। गांव वाले खुशी और गुस्से के मिश्रण में फिल्म टीम के पास पहुंचते हैं। वे शिकायत करने लगते हैं कि सेना इतने सालों बाद क्यों आई, लेकिन देव, दास और बाकी कलाकारों को लगता है कि ये सब फिल्म का ही हिस्सा है और गाँव वाले बेहतरीन एक्टिंग कर रहे हैं। सब अपने अपने किरदार में डूबकर डायलॉग मारने लगते हैं। गाँव वाले बताते हैं कि सत्तार ने अभी थोड़ी देर पहले एक लड़के को बेरहमी से पीटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने गलत कुएं से पानी पी लिया था। इधर देव और दास को लगता है कि क्लाइमैक्स लगभग पूरा हो चुका है और बस आखिरी फाइट बाकी है। दास कहता है कि अब हीरो से लड़ने के लिए एक विलन चाहिए। ठीक उसी वक्त सत्तार वहां आ धमकता है। देव को लगता है कि ये कोई नकली विलन है। वह तुरंत राजीव, रोमियो और अन्ना को इशारा करता है कि ये रहा आपका विलन। तीनों बिना डरे सत्तार और उसके आदमों पर टूट पड़ते हैं और उनकी जमकर धुनाई कर देते हैं। अचानक हुए इस हमले से आतंकी तैयार नहीं होते और घायल होकर वहां से भाग खड़े होते हैं। आतंकियों को भागता देख पूरे गाँव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। गांव वाले सालों बाद जश्न मनाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सेना ने उन्हें आजाद करा दिया है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे ही सत्तार को अपने आदमों की हार की खबर मिलती है वो भारी हथियारों और अपनी पूरी फौज के साथ गांव में दाखिल हो जाता है। राजीव को अभी भी लग रहा था कि ये सब शूटिंग का ही हिस्सा है, इसीलिए वो सत्तार के सामने खड़े होकर हीरो वाले लंबे चौड़े डायलॉग मारने लगता है। लेकिन सत्तार कोई एक्टर नहीं, एक असली खूंखार आतंकवादी था। वह बिना एक पल गंवाए रोमियो पर गोली चला देता है। गोली रोमियो को छूकर निकल जाती है और उसके शरीर से असली खून बहने लगता है। तब जाकर सबको एहसास होता है कि ये कोई शूटिंग नहीं बल्कि असली जंग है। रोमियो के खून को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। सब समझ जाते हैं कि सत्तार के हाथ में नकली गन नहीं, असली हथियार है और वे असली आतंकवादियों के बीच फंस गए हैं। वे तुरंत बाकी टीम को सावधान करते हैं, लेकिन राजीव अभी भी इस खौफनाक सच से अनजान था और अपने डायलॉग रटता जा रहा था। जब उसे सच पता चलता है तो उसका सारा कॉन्फिडेंस हवा हो जाता है और वो डर के मारे कांपने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वो सत्तार के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। वो
समझाता है कि वे लोग तो बस फिल्म शूट करने आए थे और उन्हें लगा था कि सत्तार के आदमी भी एक्टर हैं, इसलिए उन्होंने मारपीट की। अपनी बात साबित करने के लिए राजीव वहीं पर फिल्मी गाने गाकर नाचने लगता है और मजेदार हरकतें करने लगता है। उसकी इन पागलपन भरी हरकतों को देखकर सत्तार को यकीन हो जाता है कि ये लोग सच में फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार हैं। इसके बावजूद वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बीच में जोया आ जाती है। वो सत्तार से विनती करती है कि इन बेगुनाहों की जान बख्श दी जाए। बदले में जोया खुद सत्तार के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जोया की यह कुर्बानी देखकर सत्तार बाकी लोगों को छोड़ देता है। राजीव और उसकी टीम वहां से निकलने लगती है, लेकिन अन्ना, रोमियो और देव का दिल गवारा नहीं होता। उनका कहना है कि वे गांव वालों को मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जा सकते। राजीव उन्हें समझाता है कि अगर वे रुकें तो सब मारे जाएंगे। इसके बावजूद अन्ना और उसके कुछ साथी गांव में ही रुकने का फैसला करते हैं। तभी जोया राजीव के पास आती है और एक आखिरी गुजारिश करती है। वो कहती है कि वो अपनी किस्मत से समझौता कर लेगी, लेकिन उसकी छोटी सी बेटी उर्फी को यहाँ से निकाल ले जाना होगा। राजीव उसकी बात मान लेता है और उर्फी को अपने साथ लेने लगता है। माँ से बिछड़ते वक्त उर्फी फूट फूट कर रोने लगती है। तब पता चलता है कि सालों पहले जब सत्तार ने उसके पिता को मारा था तो उस सदमे से उर्फी की आवाज चली गई थी, लेकिन आज माँ से बिछड़ते वक्त अचानक उसकी आवाज लौट आती है और वो जोर जोर से अपनी माँ को पुकारने लगती है। लेकिन अफसोस, जोया तब तक वहाँ से जा चुकी थी और उसकी आवाज उस तक नहीं पहुँच पाती। उधर गाँव में अन्ना, रोमियो और देव आतंकवादियों का डटकर मुकाबला करते हैं। वे गाँव वालों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार सत्तार के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। जब ये खबर राजीव तक पहुँचती है तो उसे अपनी कायरता पर शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे समझ आता है कि सिर्फ अपनी जान बचाकर भाग जाना इंसानियत नहीं है। यही सोचकर वो वापस गांव लौटता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर आतंकवादियों पर हमला बोल देता है। इसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। सत्तार को जब पता चलता है कि उसके आदमी पिछड़ रहे हैं तो वो गुस्से में बंदूक लेकर खुद मैदान में उतर आता है। इधर राजीव और उसकी टीम के पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं थे। तभी गाँव के दो ऐसे लोग जो सत्तार के लिए काम करते थे उन्हें सत्तार का एक गुप्त अड्डा दिखा देते हैं जहाँ ढेर सारे हथियार छिपे हुए थे। सब तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और खतरनाक हथियार उठा लेते हैं। गोदाम के नीचे एक तहखाने से कुछ आहट सुनाई देती है। जब वे दरवाजा खोलते हैं तो अंदर भारत के 3 सैनिकों को कैद पाते हैं। वे बताते हैं कि सत्तार ने उन्हें पिछले 15 सालों से यहाँ बंद कर रखा है। उन्हीं अधिकारियों में से एक राजीव के पिता भी होते हैं। अपने पिता को जिंदा देखकर राजीव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सत्तार ने उसके पिता की जीभ काट दी है जिसकी वजह से वे ठीक से बोल नहीं सकते तो उसे गहरा सदमा लगता है। राजीव के पिता तुरंत वॉकी टॉकी के जरिए भारतीय सेना से संपर्क करते हैं। वे सेना को बताते हैं कि वे गाँव वालों को लेकर 20 मिनट के अंदर बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे। जैसे ही सब सुरक्षित जगह पर होंगे, सेना तुरंत एयर स्ट्राइक करके सत्तार और उसके सभी आतंकवादियों को एक साथ तबाह कर देगी। तुरंत ही बॉर्डर खोलने की तैयारी शुरू हो जाती है। राजीव अपने पिता, दोस्तों और गांव वालों को लेकर बॉर्डर की तरफ बढ़ता है। इस बीच राजीव के पिता अपनी उम्र की परवाह किए बिना पीछे से आते आतंकवादियों का सामना करते हैं। तब खुलासा होता है कि ये गांव असल में पीओके के इलाके में फंसा हुआ था। सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद जोया अपनी बेटी उर्फी को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ राजीव को एहसास होता है कि उसके पिता उनके साथ नहीं है। तब पता चलता है कि सत्तार उर्फी को दोबारा पकड़कर ले गया है और राजीव के पिता उसे बचाने उसके पीछे गए हैं। उधर लड़ाकू विमानों ने उड़ान भर ली थी और कुछ ही मिनटों में एयर स्ट्राइक होने वाली थी। राजीव और जोया वापस जाना चाहते थे, लेकिन सेना और गाँव वालों ने उन्हें रोक लिया। उधर सत्तार और राजीव के पिता के बीच आखिरी और खूंखार मुकाबला होता है। लड़ाई के दौरान पिता उर्फी को वहां से भाग जाने का इशारा करते हैं। उर्फी किसी तरह वहां से निकल भागती है और पिता अकेले ही सत्तार से भिड़ जाते हैं। लड़ाई में वे सत्तार को बुरी तरह घायल कर देते हैं और आखिरी पल में वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अगले ही पल पूरा इलाका जोरदार धमाकों से दहल उठता है। एयर स्ट्राइक में सत्तार और उसके सभी आतंकवादी हमेशा के लिए तबाह हो जाते हैं। कुछ देर बाद उर्फी सुरक्षित अपनी माँ के पास लौट आती है। बेटी को जिंदा देखकर जोया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वहीं राजीव को लगता है कि उसने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन तभी धुएं के बीच से उसके पिता सुरक्षित बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर राजीव दौड़कर उनसे लिपट जाता है। आखिरकार वह गांव हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि जिस फिल्म की शूटिंग के लिए वे लोग वहां गए थे वो फिल्म पूरी हो चुकी है। जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती है तो ये जबरदस्त हिट साबित होती है। फिल्म इतनी ज्यादा कमाई करती है कि बिजनेसमैन की सारी आर्थिक परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। और इसी शानदार मोड़ के साथ इस मूवी की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेहतरीन कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही शानदार और रोमांचक कहानियां मिलती रहें। उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और नई कहानी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।